नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, कोई भी लेवल की एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इस लेक्चर के बाद आपको एक भी लेक्चर अलग से नहीं देखना पड़ेगा। ना पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, ना नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल पीडीएफ जारी की गई है उसे भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पेशेंस रखना है। कॉपी और पेन को आप निकाल कर बैठ जाइए और अगले कुछ घंटे, मतलब लगभग 1 से 1.25 घंटा अगर आपने दे दिया तो आप जो भी सर्च कर रहे थे अभी तक इस अधिनियम से रिलेटेड कि कैसे याद रखें, कैसे क्या करें, सब कुछ आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। मैं पढ़ाने से पहले आपको 2 से 3 बातें क्लियर कर देता हूँ। आप इसको स्किप मत करिएगा, वरना आपको तरीका समझ में नहीं आएगा कि इसको टैकल कैसे करना है ना। अगर आप तालाब में, मैंने बोला आपको कि कूदो और आप कूद गए, बाद में पता ही नहीं आपको करना क्या है, तो मुसीबत में आप ही पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए, फिर अपन बाकी बात करेंगे। देखिए, आपने बहुत बार ऑफिशियल पीडीएफ से पढ़ा होगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, दोनों के लिए है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है ना। पीडीएफ सेपरेटली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने ऑफिशियल पीडीएफ से पढ़ा होगा, बहुत कठिन लैंग्वेज है, याद नहीं हुआ होगा। चलिए, याद भी कर लिया होगा तो बहुत बार आप भूल गए होंगे। और सबसे बड़ी समस्या आपके लिए क्या हुई होगी, ये हुई होगी कि कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है। सबसे कठिन प्रश्न यहीं से आएगा कि कौन सी धारा में क्या लिखा है। पूछा जाए कि अपील किस धारा से कर सकते हैं, नियम बनाने की शक्ति, तो आप ब्लैंक हो जाओगे क्योंकि आपने उसको रटा था लेकिन आपको याद नहीं रहा। तारीख लागू करने से लेकर हर चीजें। इस लेक्चर के बाद आप किसी से बोलना कि भैया मेरे से धारा पूछ के देख, और आप मुंह जुबानी अगर ना बोल दे तो मेरा नाम पलट देना, अनसब्सक्राइब कर जाना, और अगर बोल दिया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, तो पहले तो हम क्या करने वाले हैं, कोरिलेशंस के माध्यम से, है ना, ट्रिक के माध्यम से नहीं। ट्रिक में तो क्या होता है कि बस इस प्रकार से कुछ कर लिया। कोरिलेशन से कहानी के तौर पर आपको पूरी की पूरी धाराएं मुंह जुबानी याद हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात, जितनी भी इनकी तारीख है, अधिनियम के लागू होने की तारीख, पास होने की तारीख, इनेक्ट होने की तारीख, कितनी धारा है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या इसके उद्देश्य थे, ये सभी आपको याद हो जाएगा। और एक बार जब आपको कौन सी धारा में क्या लिखा है ये याद हो गया, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अंदर की बातें आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगी। बस नोट्स बनाते हुए चलना, पेशेंस बना के रखना, आराम से सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भले ही अभी नहीं करना है, पहले देख लो, उसके बाद कर लेना, पसंद आए तो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। आप हमारे सभी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, सब जगह ऐड जरूर हो जाइए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ सेपरेटली, नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, एमसीक्यू, सब कुछ आपको यहां पर प्रोवाइड होगा। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की, है ना। मैं लिख देता हूं पहले, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। जिनमें पेशेंस नहीं है ना, आप ऐसे ही भटकते रहोगे इधर उधर, और फिर भी फाइनली यहां आके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही से आ जाता है, और बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का वर्ष क्या है। ये बहुत बार आया हुआ है प्रश्न सब जगह कि किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 1986 नहीं याद रहता है। बहुत सीधा तरीका है इसको याद करने का। देखो, एक छोटी सी चीज का वर्ष तो आपको पता होगा, छोटी सी कहने के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन बेसिकली सबके लिए बहुत कॉमन है ना। आपको ये पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये कब हुई थी, 1984 में हुई थी। ये वर्ष तो सबको पता है ना, 2 से 3 दिसंबर, अपने को ये याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिसंबर। एक बात और याद रखना, है ना, हम पहले पूरे तथ्यों को कॉन्सेप्ट्स के साथ लेकर चलेंगे, कोरिलेशंस के साथ,
फिर उसके बाद कौन सी धारा में क्या लिखा है उसका कोरिलेशंस के साथ कंप्लीट याद कर लेंगे, और फिर हर एक धारा को अंदर पूरे कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ एंड कर देंगे। तो कुल मिला के सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा ना, केवल याद करवाने नहीं आया हूं, पूरा का पूरा तथ्य सब कुछ मिक्सचर रहेगा इसमें। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। आप बस इतना याद रख लो, 84 में हुई आपदा या 84 में आई आपदा, ठीक है, 2 साल बाद पर्यावरण की निगरानी होगी। इसका मतलब क्या है, 84 तो लगभग लगभग सबको पता है, लेकिन इसके 2 साल बाद ही मतलब 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया था। अब इससे क्यों याद करवाया है, इससे इसीलिए याद करवाया, आगे आपको पता चलेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य, ऐसे तो कई उद्देश्य थे, लेकिन प्रमुख कारण की अगर हम बात करें, कारण है ना, तो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी ही थी। इसलिए 84 में आई आपदा, 2 साल बाद उसकी निगरानी करी, पर्यावरण की निगरानी करी। तो 84 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, 2 साल बाद 86 1986। तो इस प्रकार से आपको वर्ष तो पता चल गए, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का फिर से मैं लिख रहा हूं, है ना, मिट गया वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये आपको सबको बहुत अच्छे से पता है। चलिए भैया, अब 3-4 बातें हैं जो कि हमेशा नहीं बच्चों से बनती है ना, उसको हम देख लेते हैं, सब पढ़ेंगे इसमें। देखिए, पहली बात तो ये अधिनियम जो है पारित कब किया गया, मतलब पास कब किया गया, ठीक है, लागू कब किया गया, मतलब एनफोर्समेंट या इनेक्ट कब हुआ, ठीक है, और इसमें कुल कितनी धाराएं, हमेशा लिख देते हैं, कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, मतलब कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, जब 1986 में ये पारित हो रहा था तो कुछ कहानी के तौर पर कुछ लोगों को बोला गया था, है ना, कि भैया पारित कर दो। तो 2-3 लोगों में, है ना, 2-3 लोगों में एक ने नो किया था, मतलब एक ने मना कर दिया था, नो कर दिया था। तो 2-3 लोग थे, है ना, 2-3 लोग तो हाँ कर रहे थे, तो 2-3 लोग में एक ने नो करा था। इससे क्या याद हुआ, इससे ये याद हुआ कि 23 मई 1986 को 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, और एक ने नो करा था, तो नो ऐसे भी लिख दो, ठीक है, और नो से ऐसे भी लिख दो, मतलब 19 नवंबर 1986 को ये पारित हो गया था, ठीक है। यहां पर याद रख लो 426, मतलब क्या है, 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर्स है, और 26 क्या है, धाराएं हैं, मतलब सेक्शंस। सब कुछ याद हो गया, ठीक है। अभी तो मेन बात तो आने वाली है बहुत खतरनाक तरीके से, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि 84 में हुई आपदा, 86 में निगरानी। तो 84 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। 2-3 लोगों में एक ने नो किया था, तो 2-3 लोगों में, तो 23 मई 1986 को पारित, एक ने नो किया था, तो 9 से 9 और 9 NO भी आ गया, तो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ, और 426 मतलब 4 अध्याय और 26 धाराएं यहां पर है। क्लियर है बात। चलिए, ये तो हो गई सब चीजें याद करने के लिए, जो कि आपको आप कभी भी नहीं भूलोगे आप, है ना। आगे समझने की कोशिश करना। सबसे पहली और मुख्य बात, अगर हम अंदर जाए तो इसका क्या उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य। सीधा प्रश्न आपसे यहां से भी पूछा गया है, तो नाम से ही पता चल रहा है, पर्यावरण का संरक्षण करना, उसके अंतर्गत सुधार करना, और उससे संबंधित अन्य जितने भी विषय आ रहे हो, सब्जेक्ट्स आ रहे हो, उनका उपबंध करने के लिए, उनके प्रोविजंस लाने के लिए क्या करना, एक अधिनियम बनाना, एक एक्ट बनाना। क्लियर है बात। यह है इसका मुख्य उद्देश्य। क्या बोला मैंने कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट का संरक्षण करना, उनका सुधार करना, और उनसे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित अन्य जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको लागू करने के उपबंध बनाने के लिए एक एक्ट बनाना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है।
ठीक है। अब जब भी मैं आपको अधिनियम पढ़ाता हूं तो मैं दो बात आपको जरूर बताता हूं। एक बात तो ये कि लागू कब हुआ, तो लागू आपको पता चल ही गया है कि 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। एक प्रश्न और आता है यहां पर कि भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया, है ना। तो जब भी भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया इस प्रकार से आए तो वो लागू की तारीख नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कौन से वर्ष में अधिनियमित किया। तो भारत रिपब्लिक कब बना था, 1950 में बना था। 1950 में 1986 तक आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, और इस प्रकार से आपका वर्ष आ जाएगा 37वें वर्ष में, या भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, एक्ट बनाया गया था। क्लियर है। अब आप अपने दिमाग से जो मैंने आपको पढ़ाया आप खुद ही रिवाइज करो एक बार, है ना। कॉपी पेन बंद करके लिखना जरूरी है, बोल बोल के लिखने से बहुत अच्छे से आपको याद होता है, इसलिए मैंने आपको बोला नोट्स बनाने के लिए। तो क्या बोला, रिपीट करते हैं, क्योंकि यही इसी क्लास से याद करके जाओ आप। फिर आप 10 मिनट अगर आप दोगे ना, आप पूरा अधिनियम रिवाइज करके रख दोगे बिना कॉपी पेन के, है ना। चलते चलते एक बार रिवाइज कर लिया बिना देखे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला 84 में आई आपदा, 86 में अधिनियम बना दिया गया। तो 1986 दो तीन लोगों में एक ने नो किया था, 426 मतलब 23 मई 1986, 19 नवंबर 1986, 4 अध्याय 26 धाराएं भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में अधिनियमित किया गया। और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित सुधार, संरक्षण करना और उससे संबंधित सभी विषयों के लिए अधिनियम बनाना, ये इसका काम था। ठीक है। अब यहां पर हम अधिनियम में जाने से पहले कुछ और बातें देखेंगे, प्रमुख तथ्य, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत महत्वपूर्ण है प्रमुख तथ्य। इसमें सबसे पहला प्रमुख तथ्य क्या आता है, तो देखिए 1972 में, ठीक है, 1972 में यूएन, यूनाइटेड नेशन का एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है, कहां पर, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। सब्जेक्ट क्या था, तो मानव से रिलेटेड या मानवीय पर्यावरण सम्मेलन था ये। ठीक है, मानवीय पर्यावरण कई प्रकार के होते हैं, तो मानवीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था। और इस सम्मेलन में यह कहा गया, डिसाइड हुआ कि मानवीय पर्यावरण का संरक्षण करना और सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अब ये अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी थी, अंतरराष्ट्रीय समझौता था एक हिसाब से। तो अलग अलग देश अपने हिसाब से अंतरराष्ट्रीय समझौतों को अपने देश में लागू करेंगे, है ना। तो यूएन के 1972 के स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जब भारत में ने भाग लिया तो यहां पर यह डिसाइड हुआ कि मानवीय पर्यावरण को संरक्षित और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यही से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अलावा क्या आएगा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया है या अधिनियमित किया है। तो देखिए संविधान में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 253। ये क्या बोलती है, ये संसद को, पार्लियामेंट को, ठीक है, किसको, पार्लियामेंट को एक पावर देती है। क्या पावर देती है कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता या ट्रीटी या संधि हुई है तो उससे संबंधित विषयों के लिए कोई अधिनियम, नियम, प्रोविजंस, रेगुलेशंस, एक्ट को बनाया जा सकता है, तो संसद बना सकती है। अब समझो कि ये एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी थी। अब अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी के संबंधित विषय के लिए अगर कोई अधिनियम बनाना है तो इस अधिनियम, इस अनुच्छेद के तहत ही बनता है, और वो पावर किसको है, संसद को। तो अगर प्रश्न आए कि यह अधिनियम कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, तो आर्टिकल 253, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए अधिनियम संसद बना सकती है। क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं। अब
ये प्रश्न आ सकता है कि इस 1986 के अधिनियम में आखिरी बार संशोधन कब हुआ था। तो देखिए मेजर संशोधन बहुत हुए, लेकिन रूल्स में हुए संशोधन, अधिनियम में मेजर संशोधन नहीं हुआ है। तो 1991 एक ऐसा वर्ष है जिसमें ये आखिरी बार संशोधन किया गया था। एक और तथ्य हमारे सामने निकल कर आता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे अम्ब्रेला कानून भी कहते हैं। अब अम्ब्रेला कानून क्यों कहते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा जल से रिलेटेड अधिनियम है, वायु से रिलेटेड अधिनियम है, कुल मिला के इन सबको देखें तो प्रदूषण से रिलेटेड अधिनियम है, और पर्यावरण के अंतर्गत कई ब्रांचेस है जिसके लिए अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं। और वो सभी अधिनियम किसके अंतर्गत कवर होते हैं, तो वो होते हैं किसके अंतर्गत, इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कवर होते हैं। मतलब उन सभी अधिनियम के लिए एक छाते के रूप में काम करता है ये अधिनियम, इसलिए इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला कानून भी कहा जाता है। क्लियर बात। चलिए अगली बात, इस अधिनियम को लागू करने का कारण क्या था, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसके बाद सरकार ने ये समझौते तो 1972 में हो ही चुके थे, प्रयास हो ही रहे थे, कोई अन्य अधिनियम और बहुत सारी चीजें बनाई गई, लेकिन ये सशक्त अधिनियम जो है, स्ट्रेंथन रूप से जो है वो बनाया गया 1986 में। तो ये कुछ क्या है, अन्य प्रमुख तथ्य है जो आपको याद रखना अवश्य जरूरी है। ठीक, चलिए बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण सब टॉपिक में, जो कि है कि ऐसे कौन कौन से संविधान में आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, जो पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। देखो कहने के लिए तो कई सारी जगह छोटी छोटी बातें लिखी गई है, लेकिन मेन ये प्रश्न बहुत आए हैं। कोई भी एग्जाम की तैयारी आप करो जहां पर सिलेबस में है वहां पर पूछा जा सकता है, पर्यावरण में ही पूछा जा सकता है। तो देखिए 3 से 4 अनुच्छेद मेनली आपको याद रखना है। एक तो आर्टिकल 21, ठीक है, एक 48A, एक 51A(G) और 51G, ठीक है, और उसके बाद 253। ठीक, चलिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार। अब देखो जीने के लिए तो कई सारे लोग जी ही रहे हैं, है ना, सब जी रहे हैं, लेकिन कौन किस कंडीशन में जी रहा है। अब जीना कोई कैसे भी आप जी रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा, तो वो जीना कोई जीना नहीं है ना। तो जीने के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार होते हैं, किस प्रकार से जिया जाए। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है, और स्वस्थ जीवन। अब स्वस्थ कब होगा व्यक्ति, तो स्वस्थ व्यक्ति होगा पर्यावरण जब बहुत शानदार होगा, मजेदार होगा, है ना, कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, तो सब चीजें अच्छी होंगी। तो इनडायरेक्टली यहां पर स्वस्थ जीवन की बात हो रही है, जो कि पर्यावरण से ही संबंधित है, फंडामेंटल राइट है ये। ठीक है, अब डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी किसको अधिकार देता है, तो राज्य को देता है, स्टेट को देता है ना। स्टेट के लिए बहुत सारी बातें, यहां पर स्टेट का मतलब आप बहुत सारे संदर्भ यहां पर निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर परिभाषाएं अलग अलग रहती है ना। जैसे आप आर्टिकल 12 पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, पॉलिटी में बात करेंगे उसकी, है ना। तो स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है कि राज्य जो है ना, राज्य क्या करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण का सुधार करना, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य करेगा जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो। यह बोलता है डीपीएसपी के अंतर्गत 48A। ठीक है, 51AG क्या है या 51G क्या है, यह है फंडामेंटल ड्यूटी। इसके तहत क्या बोला गया है कि प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है
है ना, क्या बोला गया है, प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैसे जल, झील, वन, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड है, तो यहां पर नागरिकों को अधिकार दिया गया है, यहां पर राज्य का कर्तव्य है, यहां पर नागरिकों का कर्तव्य है पर्यावरण के संबंध में। ठीक, और 253 में आपको बता ही चुका हूं कि अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उनको लागू करने के लिए उनसे संबंधित अनुषांगिक विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को है। इस प्रकार से ये सभी बातें हमारी होती है खत्म। अब हमको आना है मूल रूप से अधिनियम में, है ना। चल, अब देखो भैया, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसमें 4 अध्याय हैं। कितने? 4, है ना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ठीक, चल, अब देखो, कभी भी कोई भी अधिनियम आप पढ़ते हो, कोई भी अधिनियम, हमेशा उसका चैप्टर नंबर 1 या अध्याय होता है, उसका नाम प्रारंभिक होता है। कुछ अपवादों को छोड़ दे, 100 में से 1 को, ठीक है, प्रारंभिक होता है, मतलब प्रीलिमिनरी। ये हर अधिनियम का पहले अध्याय का नाम रहता है। और अंतिम की जो धाराएं होती है ना, वो जिस अध्याय के अंतर्गत आता है वो प्रकीर्ण कहलाता है, मिसलेनियस, मतलब बची कुची सभी बातें अंत में डाल दी। ठीक, तो हम नाम याद कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा इससे आपके लिए। कोई अध्याय भी पूछ ले, कोई धारा भी पूछ ले तो भी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? प्रारंभिक, ठीक है, या फिर प्रीलिमिनरी। और अंतिम में क्या बताया? प्रकीर्ण बताया, मतलब मिसलेनियस बताया। अब बचता है बीच का, तो बीच के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, देखो यहां पर केंद्र सरकार ही केंद्र सरकार के पास पावर रहती है। इस अधिनियम से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, है ना। और यहां पर आप पर्यावरण प्रदूषण याद रखो, बस, बाकी सब मैं याद कराऊंगा। पहला प्रारंभिक, दूसरा प्रकीर्ण, जो चौथा प्रकीर्ण, दूसरा केंद्र सरकार के पास कई सारे उपाय करने की शक्ति, और फिर बीच में पर्यावरण प्रदूषण आ जाता है। अब किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं, है ना, बहुत आसान है, बहुत। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए 7वें नंबर का धारा कौन से अध्याय में है, 15वें नंबर की धारा कौन से अध्याय में है, 10वें नंबर की धारा कौन से अध्याय में है, कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए मैं याद करवाता हूं। देखिए, शुरुआत की 1 और 2, ये दोनों की दोनों धाराएं किसके अंतर्गत आएंगी? सेक्शंस जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाएंगे अध्याय नंबर 1 में। शुरुआत कहां से होगी? अब दूसरे में 3 से, 3 का डबल क्या होता है? 6, ये इसमें है धाराएं, ठीक है। शुरुआत कहां से करेंगे आगे? 7, 7 को 17 कर दो, ठीक है, ये इसमें है धाराएं। बचा क्या? 18 से 26। आपको यहां तक वर्ष याद हो गया, कब लागू, कब पारित, कितने अध्याय, कितने चैप्टर्स, क्या उद्देश्य, क्या कारण, संवैधानिक प्रावधान। साथ ही साथ अब आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से अध्याय का नाम क्या है, अभी डिटेल में भी देखेंगे, और किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं, ये भी आप क्लियर कट बता दोगे। देखो, कॉपी पेन लेकर रखना, क्योंकि अगर केवल सुन रहे हो तो रिवीजन कब करोगे? रिवीजन तो उसी से करोगे ना जो आप लिखोगे, क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बनाओगे, या जो मैं कोरिलेशन लिखवाऊंगा बुलवाऊंगा, वरना वापस बैठना पड़ेगा। अगर आप चेक करने के लिए देख रहे हो कि कैसा पढ़ा रहे, तो वो फिर आप क्योंकि आपको अभी यहां तक आ गए हो तो समझ में आ ही गया है, तो शुरुआत कर दो वापस से, है ना, दिक्कत नहीं होगी। और 1 घंटे का काम अब आपके लिए 10 मिनट का हो जाएगा। चलिए भैया, तो यहां तक हमारे लिए सब कवर हो गया है, सब क्लियर हो गया है ना। अब मैं पहले आपको कौन सी धारा में क्या लिखा है, क्योंकि प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं कि कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है। याद रखिएगा, जब आप किसी धारा का नाम याद कर लेते हैं कि इस धारा में ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो अंदर की बातें आसान हो जाती है। आपने अभी तक जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे, नोट्स देखे होंगे, उसमें आपको समझा तो दी गई है बात, लेकिन याद करने का काम क्या है ना। और देखिए, 2
हर एक टॉपिक में दो तरह से चीजें पढ़ी जाती है। जहां समझना है वहां समझना ही पड़ेगा, रटने से कोई काम नहीं है। जो समझना है वो समझो आप पूरा का पूरा, जो कि अपन समझेंगे, लेकिन जहां तथ्य को याद ही करना है वहां पर समझने जैसा कोई काम नहीं है, रटना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं पूछता हूं 5 क में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, क्या समझोगे इसमें? सीधा याद ही करना है। तो दोनों को बैलेंस रूप में आपको चलाना पड़ेगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम बढ़ते हैं, पहले धाराएं पढ़ लेते हैं, किस धारा में क्या लिखा है। तो मैं धारा 1, धारा 2, ठीक है, धारा 2 के अंतर्गत हमको देखना है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। धारा 3 में हमको 3 देखना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से आता है, ठीक है। 4 5 5 क 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं याद करना है, 15 16 17, बस इसी धारा के पहले पहले तक ही आपसे पूछा जाएगा कि इस कौन सी धारा में क्या लिखा गया है। 18 से लेकर 26 तक में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बस एक ही धारा, ये 25वीं वाली याद रखना है। ठीक है, तो क्या पूछा जा सकता है कि ये प्रावधान किस में दिया है। जैसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण के अंतर्गत प्रयोगशाला, इस अधिनियम के तहत पर्यावरणीय प्रयोगशाला का गठन कौन सी धारा में, सीधा प्रश्न आएगा। ठीक है, विश्लेषक एनालिस्ट जो है उसकी नियुक्ति कौन सी धारा में दी गई है, सब पूछ लिया जाएगा। और यही कठिन होता है। समझने का काम तो चलो कर लोगे आप, चैट जीपीटी से कर लोगे ना, लेकिन याद करने का मेन काम है। और कठिन प्रश्न जो है उन्हें आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, कभी भी कोई भी अधिनियम पढ़ रहे हो आप, जैसे मैंने आपको बताया, पहला अध्याय हमेशा प्रारंभिक की बात करता है, प्रिलिमिनरी की बात करता है, मतलब मेन शुरुआत में बातें। उसी तरह से 100 में से 99 अधिनियम लगभग सभी कुछ अपवाद को छोड़कर, है ना, वो भी परिभाषाओं के संबंध में बात कर रहा हूं, वरना 100 में से 100 अधिनियम की धारा पहली सेम ही रहती है। वो होती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। इसको समझेंगे अभी अपन आगे। ठीक है, और धारा जो है वो हमेशा परिभाषाओं से रिलेटेड रहती है, डेफिनेशन से रिलेटेड रहती है। यहां पर डेफिनेशन का मतलब क्या है तो वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब क्या प्रश्न आ सकता है तो ये तो अपन अभी देखते हैं आगे, है ना। यहां पर से क्या प्रश्न आ सकता है इसको भी समझेंगे अभी अपन आगे, पहले याद तो कर लो। प्रश्न क्या आ सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में हथालने को परिभाषित किया गया है, हैंडलिंग को परिभाषित किया है, या पर्यावरण प्रदूषण को या पर्यावरण प्रदूषक को परिभाषित किया गया है। 2A 2B 2C 2D 2E 2F, कौन से? 2 3 4 5 आ गया तो फिर तो बहुत आसान है, परिभाषाएं 2 में ही रहती है। लेकिन 2ABCD आ गया तो फिर कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है, देखो, है ना। हम किस अधिनियम की बात कर रहे हैं? पर्यावरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण तो फैलते ही फैल रहे हैं, उन्हीं को तो कम करना है। प्रदूषण फैलते किससे? प्रदूषक से फैलते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण जो है फैलता के, पर्यावरण खराब किससे होता है? तो पर्यावरण खराब होता है प्रदूषक से। ठीक है, पर्यावरण का मतलब हो गया एनवायरमेंट, प्रदूषक का मतलब क्या हो गया? पॉल्यूटेंट, मतलब जो ऐसे पदार्थ जो खराब करते हैं। प्रदूषक क्या करता है? प्रदूषण फैला देता है, मतलब पॉल्यूशन फैला देता है। ठीक, बहुत आसान है। पर्यावरण में प्रदूषक रहते हैं, प्रदूषक प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, अगर आपने इनको ठीक से नहीं हथाला, हथालना लिखा हुआ है, नहीं ठीक से हथाला, हथाले का मतलब हैंडलिंग,
अगर आपने इन्हें ठीक से हैंडल नहीं किया तो संकट में आ जाओगे। संकट का मतलब यहां पर परिसंकटमय पदार्थ है, ठीक है, मतलब हैजार्डस सब्सटेंस, ठीक है। और जब अगर कहीं भी पॉल्यूशन हो रहा है, आप वहां पर रह रहे हो, तो आपकी हेल्थ जो है आधी हो जाएगी, मतलब आधे हो जाओगे आप, ठीक है, आधे। यहां पर आधे का मतलब क्या है, बहुत कठिन शब्द है, अधिष्ठाता। नहीं समझ में आया ना, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, ऑक्यूपायर। खत्म हो गई परिभाषा। 2-3 परिभाषा और है, नहीं याद करना है बिल्कुल भी, है ना। तो पर्यावरण में प्रदूषक रहते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, अगर इनको ठीक से हैंडल नहीं किया तो संकट में आ जाओगे और आधे हो जाओगे, खत्म हो गया प्रश्न। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1906 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा में हथालने या हैंडलिंग को परिभाषित किया है, 2D, खत्म हो गया काम। अगर प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से आए तो आपके एग्जाम में पीछे रफ कॉपी, रफ पेजेस रहते ही है, आप मन में मत करना, ठीक है, भले कितना भी याद रहे आपको, बस इस प्रकार से CDEF लिखना, फट 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 ये लिखना, यहाँ से मिलान करना और उत्तर डाल देना, ये हो गया आपका काम खत्म। अब हम इसमें अंदर भी समझेंगे, अंदर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब समझेंगे, लेकिन सबसे कठिन चीज तो यही रहती है ना। तो ये 1 और 2 हमारा खत्म हो गया, क्लियर है बात। तो पर्यावरण में प्रदूषक रहते हैं, प्रदूषक प्रदूषण फैलाते हैं, अगर हथालोगे नहीं, हैंडल नहीं करोगे ठीक से तो संकट में आ जाओगे और आधे हो जाओगे, ये हमारा काम खत्म हो गया। अब देखो यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि अपने को आगे भी बहुत सारी चीजें समझना है ना। अभी हम 3 से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा ही लिखता हूं मैं, ठीक है, बहुत आसान है। देखो परिभाषाएं देख ली अपन ने, संक्षिप्त नाम विस्तार अपन आगे देखेंगे। 3 में आप ये याद रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है, आप देख रहे हो ना कि तीसरी जो दूसरा अध्याय था वो केंद्र सरकार के संबंध में अपन ने नाम लिखा है, और दूसरा अध्याय शुरू भी 3 से ही हो रहा है, तो जो अध्याय का नाम है ना वही उसकी शुरुआत की धारा में डाल दो, केंद्रीय सरकार। देखो समझ लो, इनको कहानी के तौर पर, कोरिलेशंस के तौर पर याद करना पड़ेगा। देखो अब इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए सर्वोच्च शक्ति, पूर्ण शक्ति किसकी है, केंद्र सरकार की है ना। मैंने आपको यहां पर 3 भी बताया, यहां पर 5 क भी लिख दूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्या बोला मैंने आपको कि केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सब काम करने का अधिकार है। इसके तहत वो क्या कर सकती है, बहुत स्वाभाविक सी बात है, केंद्र सरकार तो इधर उधर भटकेगी नहीं, उसके लिए क्या करेगी, अलग अलग जगह पर अधिकरण, ठीक है, या संस्था का गठन कर सकती है, अथॉरिटीज का गठन करेगी। नाम सुना ही होगा, पॉल्यूशन बोर्ड बनता है, अलग अलग बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है, तो ये कर सकती है। अब जैसा मैंने आपको बोला कि संस्था में कोई कुर्सी तो अकेली रखी नहीं रहेगी, है ना, केंद्र सरकार अकेली तो जाएगी नहीं, इसके लिए इनको अधिकारी चाहिए रहेंगे, ऑफिसर्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। ये ऑफिसर्स क्या करेंगे, केंद्र सरकार का निर्देशों का पालन करेंगे। अगर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इनके जो वो है, इनसे संबंधित जो काम नहीं किया है, इन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया है, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हो। ये हो गया काम खत्म, है ना। तो केंद्र सरकार सब काम करेगी, अभिकरण या अधिकरणों का गठन करेगी, ट्राइब्यूनल्स, अथॉरिटी, संस्थाओं का गठन करेगी, वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, ठीक है। अधिकारियों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अपील की जा सकती। हो गया काम खत्म। चलिए अब यहां पर समझो, देखो यहां पर पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा समस्याओं कहां पर है, उद्योगों में है, इंडस्ट्रीज में है,
ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विनियम बनाने के लिए जो नियम है वो इसके तहत किए जाएंगे, 6 के तहत। आगे देखेंगे डिटेल जब अंदर जाएंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए नियम क्या बनाएंगे, 6 में बना रहे हैं। ठीक है, क्यों बनाएंगे? ताकि उद्योग जो है ज्यादा प्रदूषक ना फैलाए, पॉल्यूटेंट ना फैलाए। क्लियर है बात? इतनी बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि संकट में जो पदार्थ है, जिसको हम परिसंकटमय पदार्थ बोलते हैं, है ना, उसको हैंडल करने के लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है या कोई हैंडल नहीं किया है, मतलब कोई समस्या आ जाए, तो उससे संबंधित जानकारी प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक है, जानकारी प्रदान करेंगे तो अधिकारी लोग आएंगे, है ना, और अधिकारी लोग क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से आपको बहुत आसान तरीके से कोरिलेशन से याद हो जाएगा। क्या बोला मैंने? केंद्र सरकार को नियम बनाने के अधिकार है। 3-3 में संस्थाओं का गठन कर सकती है, अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अपील। पर्यावरण प्रदूषण के लिए नियम बनेंगे। क्यों बनेंगे? ताकि उद्योग जो है अधिक से अधिक प्रदूषण ना फैला पाए, है ना, और वो संकट में पदार्थ जो हजार्डस सब्सटेंस उनको हैंडल भी कर पाए, है ना। अगर नहीं कर पाए हैं तो उसको जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी देंगे तो भैया अधिकारी लोग आपके वहां पर प्रवेश करेंगे कि क्या संकट आ गया है। संकट आ गया है तो जब प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? वहां से वो नमूना लेंगे, सैंपल्स लेंगे। उस सैंपल्स को क्या करना पड़ेगा? उस सैंपल्स को लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। ठीक है, लेबोरेटरी में भेजने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो वहां पर होना चाहिए। तो लैब असिस्टेंट होते हैं, जो विश्लेषक होते हैं वो होंगे वहां पर। ठीक है, विश्लेषक होंगे। ठीक है, एनालिस्ट होंगे जो चेक करेंगे सब चीजें। इतना सब बातें आपको क्लियर हो गई तो यहां तक अपन एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो देखो, 1 से लेकर 2 तक के लिए हमारे लिए बन गया संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के लिए हमने ABCDEF करा था। क्या बोला था मैंने? पर्यावरण में प्रदूषक रहते हैं, प्रदूषक प्रदूषण फैलाते हैं, हैंडल करो सही तरीके से, वरना संकट में आ जाओगे, आधे हो जाओगे, काम खत्म। मन से ही बोला जाएगा आपसे। ठीक है, अब 3 से लेकर हमने क्या देखा? तो 3 से लेकर 4, 5, 6 देख लो। 3 में 3-3 था, 5 में 5 का था। क्या बोला था मैंने आपको? कि केंद्र सरकार क्या करेगी? अधिकरणों का गठन करेगी, जहां पर अधिकारी नियुक्त करेंगे जिनको निर्देशों का पालन करना है, और नहीं पालन करे तो अपील की जा सकती है। यहां पर 6 में क्या बोला? पर्यावरण प्रदूषण जो है इसके लिए नियम बनाए जाएंगे, ताकि उद्योग और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर सके? पर्यावरण प्रदूषक को फैलाए ना, ज्यादा सीमा से ज्यादा ना करे, है ना। जिससे क्या हो जाएगा? संकटमय पदार्थ, जो परिसंकटमय पदार्थ है, उसको हैंडल ठीक से कर लिया जा पाएगा। ठीक है, ये हो गई क्लियर बात। अगर नहीं अगर कोई फिर भी संकट में आ गया तो उसकी क्या देनी पड़ेगी? जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी देंगे तो प्रवेश कर लेंगे अधिकारी, प्रवेश करेंगे तो वहां से नमूना लेंगे, नमूना लेने के बाद लेबोरेटरी में भेज देंगे। लेबोरेटरी में भेजने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर जानकारी, प्रवेश और नमूना, है ना। तो 6-5 का था। पर्यावरण प्रदूषण सही लिख दिया, उद्योग लिख दिया, संकट में पदार्थ लिख दिया। यहाँ पर जानकारी मैंने वो नहीं लिखी है ना, मतलब बोला लेकिन लिख नहीं पाया, है ना। तो जानकारी, जानकारी के कारण वो क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। प्रवेश करेंगे तो फिर क्या लेंगे? नमूना लेंगे। नमूना लेंगे, उसके बाद लैब में भेजेंगे। लैब में भेजने के बाद उसका क्या होगा? विश्लेषक, जो विश्लेषक होता है, एनालिस्ट होता है, लैब असिस्टेंट, वो उसकी जांच करेगा। और 14 अपने को याद करना ही नहीं है। अब देखो, मेरे दिमाग ने फट से बोल दिया ना कि यहां पर कहीं गड़बड़ है। ये गड़बड़ कैसे है? क्योंकि मैंने रटा नहीं है। रटने में आप हमेशा कंफ्यूज हो ही जाओगे। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भैया कौन सी धारा में क्या लिखा है 13 तक?
फट्टे से काम याद हो जाएगा। अब देखो दो तरीके हैं, समझ लो पहले, या तो रटना है, जैसा रट लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या दिक्कत है ना, कर लो। या तो वहां पर 1 से 1.5 घंटा रोज पचाओ और फिर भी 4 दिन बाद भूल जाओ, या फिर अभी 40 से 50 मिनट देकर रोज 1 मिनट देकर इसको रिवाइज कर लो, हमेशा याद रहेगा आपको। लॉन्ग टर्म में जाना है या लॉन्ग वे में जाना है फिर भी याद नहीं होगा, या इस लेक्चर को देखकर शॉर्ट नोट्स बना लो, कोरिलेशन जैसे जैसे बोले हैं उसको लिख लो, याद कर लो। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अभी जितना मैंने बोला है ना, आप चेक करने के लिए कॉपी बंद करो। देखो कुछ बच्चे तुरंत याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे को थोड़ा सा समय लगता है, उनके लिए है ये। अब कोई बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत मतलब अत्यधिक होशियार है, तो फिर ये लेक्चर उसके लिए नहीं। क्लियर है? तो कॉपी बंद करो और याद करने की कोशिश करो। A to Z जितना मैंने बोला है सब आपको याद हो जाएगा। 14 आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो कहीं भी ये सब चीजें होती है तो पेनाल्टीज की बात तो होती है, ठीक है, हर जगह पर। तो ये सभी तीनों के तीनों जो है शास्ति से रिलेटेड है, पेनाल्टीज से रिलेटेड है, ठीक है। और पेनल्टीज कैसी कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है, अपराध करने के बाद, या फिर अपराध छोड़ो, कोई अपराध की बात नहीं होगी यहाँ पर, अगर नियमों का पालन नहीं करता है तो वो भी एक हिसाब से अपराध ही हो गया। नियमों को जानबूझकर अनदेखा करता है तो फिर उसके लिए पेनल्टी है ना, नियम का पालन नहीं करना। 16 क्या बोलता है? 16 ये बोलता है कि कंपनी अगर कोई है तो उसके द्वारा किया गया अपराध, और 17 बोलती है सरकारी विभागों द्वारा किया गया अपराध, ठीक है। तो नियमों का अनदेखा अगर नॉर्मल व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए पेनल्टी है, कंपनी अगर कोई अपराध कर रही है तो उसके लिए पेनल्टी है, 17 में अगर कोई सरकारी विभाग कर रहा है तो उसके लिए पेनल्टी है। 18 से लेकर 26 तक कुछ मत याद रखो, बस 25 याद रख लो कि इस अधिनियम से संबंधित कोई भी नियम अगर बनाना है तो वो केंद्र सरकार को अधिकार है, बस। बाकी 18, 19, 20, 21, 22, 23 में लिखा क्या है वो अपन समझेंगे, ठीक है। तो 25 में इस अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। दोनों तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार किस में है? तो 25 में। यहां पर नियम बनाने से संबंधित दो बातें हैं, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, अभी अपन अंदर चलेंगे तब देखने वाले हैं। क्लियर है बात? तो अगर यहां तक आपको याद हो गया है, मैं अब आपको एक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, एक बार जितना, अगर मेरी बात मानते हुए एक एक काम करा है तो जितना करना या भी करना, ठीक है। जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है एक बार उसको वीडियो को पॉज करके देखो, ठीक है। देखने के बाद उसको बिना देखे एक नया पेज लो, उसके अंतर्गत इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख कर देखो, है ना। जैसे मैंने बोला ना, 1 2 2 के ABCDEF इस प्रकार से बना के, और फिर उसके सामने सभी चीजें लिखो। हो सकता है एक आध जगह दिक्कत हो जाए 10 में से 1 लोग को, है ना, कोई बात नहीं, एक बार वो रिवाइज कर लेना। लेकिन ये आपका हमेशा समय बचा देगा। पूरा का पूरा 1 से 2 मिनट रिवीजन में आपको लगेंगे, करके देख लो। और ऐसे आप रिवीजन करने में, अरे यार ये भूल गया, अरे यार वो पॉइंट हो गया, फिर से याद करो, रटोगे तो भूल जाओगे। क्लियर? अब यहां पर फिर मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन एक बार बिना देखे, एक बार देख कर और एक बार बिना देखे, और फिर एक बार लिख कर कंप्लीट करो। उसके बाद इसका आपको कमेंट में उत्तर देकर जाना है। और अगर यहां तक ये सब हो गया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब कुछ आपको नेशनल लेवल पर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, बहुत जल्द हम नेशनल लेवल की एग्जाम्स को भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स, कोरिलेशंस, थ्योरीज कवर करने वाले, चाहे कोई भी एग्जाम आपकी हो। बाकी एमपी से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए तो हम कवर कर ही रहे हैं। 3 प्रश्न आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस अधिनियम की कौन सी धारा में हैंडलिंग को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक है, कौन सी धारा में, है ना, वो आपको देखना है, बिना देखे उत्तर देना है। कैसे उत्तर दोगे? ये हो गया, कॉपी में लिखना, ये चेक करना, आंसर लिख देना कमेंट में। दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाओं का गठन किया जा सकता है?
ठीक है, पर्यावरण प्रयोगशालाओं का गठन किया जा सकता है। और तीसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उद्योग जो है, इंडस्ट्रीज या कोई भी प्रकार का उद्योग जो है वो पर्यावरण प्रदूषकों को अधिक ना फैलाए, सीमा में रहे, है ना, कौन सी धारा में परिभाषित, कौन सी धारा में इसको डिफाइन किया है। अब देखो, उद्योग बोला ना तो आपने अभी तक अंदर की बातें पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको उद्योग से सब पता चल गया कि अंदर क्या होगा, है ना। ये तीन आपको कमेंट में उत्तर देना है, साथ ही साथ कोरिलेशन कैसा लगा या यहां तक की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा, है ना। आप बताएंगे तो वही हमारे लिए मोटिवेशन है, जिससे हम और अच्छा आपके लिए कर सकेंगे। देखो, मेहनत करी है तो आप 1 सेकंड 2 सेकंड की मेहनत करके बता दीजिएगा, नहीं भी बताना है तो फिर कोई बात नहीं। चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बार रिवाइज कर लें, रिवाइज फटाफट, अब ज्यादा समय नहीं लगेंगे। 1986 पढ़ा दिया, पारित की तारीख पढ़ा दी 23 मई 1986, लागू करने की 19 नवंबर बता दी, 426 बता दिया, 37वें वर्ष में लागू, सब बता दिया। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण के उद्देश्य बता दिए, महत्वपूर्ण तथ्य बता दिया, 1972 लागू करने का कारण बता दिया, अम्ब्रेला कानून कहते हैं बता दिया, 253 वाली बात बता दी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पर्यावरण संरक्षण से संवैधानिक प्रावधान बता दिए, 253, 51 AG, है ना, 21, 48 है, सब बता दिया। कुल अध्याय मैंने आपको बता दिया कि अध्याय 1 क्या होता है, प्रारंभिक होता है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन होता है, केंद्र सरकार की साधारण शक्तियां, केंद्र सरकार आपको बताया, अध्याय 3, अध्याय 4, 1 से 2, 3 से 6, 7 से 17, 18 से 26, सब आपको रटा गया है। ठीक है, अब हमको बढ़ना है अधिनियम के अंदर, है ना, और इसमें लगभग 45 मिनट लगेंगे, है ना। एक जगह हो गया है तथ्यों का समावेश, एक जगह हो गया है धाराएं, अध्याय में क्या क्या लिखा है, तारीख कैसे याद करनी है, सबको कोरिलेशन से याद करवा दिया। जो कठिन भाग था वो तो आपके दिमाग में फिट हो गया। अब जाना है अंदर के प्रश्न किस प्रकार से आएंगे उनके लिए। तो पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, देखो याद रखना, कठिन उधर से आएंगे, जो तथ्य है वो याद नहीं हो पाते इसलिए याद करवा दी, इसको समझना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, धारा एक हमेशा मैंने आपको क्या बोला है, क्या बोलती है, हमेशा बोलती है संक्षिप्त नाम, है ना, प्रारंभ और विस्तार, है ना, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। संक्षिप्त नाम का मतलब क्या होता है, मैं इतने बेसिक्स के रूप में पढ़ा रहा हूं कि कोई व्यक्ति पहली बार अधिनियम में पढ़ रहा हो तो उसको भी समझ में आ जाए। यहां पर संक्षिप्त नाम का मतलब यह है कि उस अधिनियम का नाम क्या है ना, कुल मिला के। तो इस अधिनियम का नाम क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। प्रारंभ का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर प्रारंभ का मतलब है कि जिस दिन केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम बनाया गया, तो जिस दिन केंद्र सरकार इसे अपने गजट में अधिसूचित कर देगी, नोटिफाई कर देगी, उस दिन से ये लागू होगा, ये होता है प्रारंभ। लेकिन एक छोटी सी बात यहां पर याद रखना, एक बात और लिखी गई है यहां पर कि इस अधिनियम के अलग अलग भाग अलग अलग तारीखों पे अलग अलग क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं। मतलब जैसे संविधान जब बना था तो पूरा का पूरा संविधान एक साथ लागू नहीं हुआ था, उसी प्रकार से इस अधिनियम के अलग अलग भाग या अलग अलग धाराएं अलग अलग तारीखों पर लागू हो सकती है, इतनी बात याद रखना है। विस्तार का मतलब क्या है कि इस अधिनियम का विस्तार कहां तक है, कहां तक लागू है, तो सीधी सी बात है पूरे भारत। तो जब भी कोई भी अधिनियम पढ़ोगे यही बात पहली धारा में आपको पढ़ना पड़ती है और कुछ भी नहीं है। तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार। अब ये प्रारंभ भी हर जगह पर ऐसा हो ऐसा नहीं है कि अलग अलग तारीख, कई सारे अधिनियम एक साथ लागू हो जाते हैं, कई सारों को तोड़ तोड़ कर लागू किया जाता है। ठीक है, तो यही था। तो यहां कानून का नाम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। यह कानून पूरे भारत में लागू होगा। यह कानून उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र के माध्यम से तय करे। और एक बात और लिखिए, इसके अलग अलग भाग अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तारीख में लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बातें हैं धारा 2 परिभाषाओं से रिलेटेड। तो परिभाषाओं का मतलब यहां पर क्या होता है, तो परिभाषाओं का मतलब यहां पर यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कई सारे शब्द ऐसे हैं जो परिभाषित किए गए हैं धारा 2 में। ठीक है, जैसे कई सारी जगह आपको पर्यावरण 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 लिखा रहेगा इस अधिनियम के अंतर्गत, उसको परिभाषित पर्यावरण को कहां पर किया गया है, यहां पर किया है। तो दो प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं।
यहां से एक तो सीधा पूछा जा सकता है कौन सी धारा में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि 2A के अंतर्गत पर्यावरण को परिभाषित अगर किया गया है तो उसमें क्या क्या तत्व शामिल है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, तो हमको पता है पर्यावरण जो है एनवायरमेंट 2A में परिभाषित किया गया है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा पर्यावरण में, इसमें सब कुछ आ जाएगा। मतलब जल आ जाएगा, वायु आ जाएगी, भूमि आ जाएंगे, इनके बीच में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पौधे, जानवर, सब कुछ, निर्जीव भी इसमें आ जाएंगे। और यहीं पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है कि क्या निर्जीव रहेंगे क्या, तो निर्जीव भी रहेंगे, क्योंकि कई नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण फैलाते ही फैलाते हैं। तो पर्यावरण में हर एक चीज आ जाएगी। यहां पर मेन बात याद रखना है, नॉन लिविंग भी। ठीक है, अब बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रदूषक, मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, पॉल्यूटेंट का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी ऐसा पदार्थ जो प्रदूषण फैला सकते हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हो, वो क्या हो जाएंगे, प्रदूषक कहला जाएंगे। ठीक है, प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण का मतलब यह है कि जब पर्यावरण में, जो पर्यावरण हम देख के आए हैं उसमें प्रदूषक जो हम देख के आए हैं, ऐसे प्रदूषक पदार्थ मौजूद हो जाए तो फिर पर्यावरण प्रदूषित हो जाए। कितना आसान है। अभी बात करते हैं हथालना या हैंडलिंग। देखो, हथालना बहुत कठिन शब्द है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप समझ लोगे हैंडलिंग तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हैंडलिंग का मतलब यहां पर यह बोला गया है, मान लो कोई ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, ऐसा पदार्थ या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक व्यक्ति हूं, ए एक व्यक्ति है, कोई ऐसे पदार्थ को बना रहा है ना, निर्माण कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रसंस्करण कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, फिर उसकी पैकेजिंग कर रहा है, फिर उसका भंडारण, स्टोरेज कर रहा है, और फिर उसका परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट करने के बाद उपयोग कर रहा है, फिर उपयोग करने के बाद उसका निपटारा कैसे किया जा सके। ये सभी जितनी भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज है, ये सभी की सभी हथालने, हैंडलिंग करने के अंतर्गत आती है। क्लियर है बात। तो एक पदार्थ के बनने से लेकर उसके अंतिम स्टेप तक, उसके खत्म होने तक अगर कोई व्यक्ति उसके रिलेटेड काम कर रहा है, उसको हैंडलिंग कहते हैं, हथालना कहते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिसंकटमय पदार्थ, हैजार्डस सब्सटेंस। अब देखो आपके लिए कितना आसान हो गया ना अंदर की बातें समझना। तो परिसंकटमय पदार्थ क्या है, तो ऐसा पदार्थ या निर्मित वस्तु क्या है भैया, जो अपने अंदर रासायनिक या भौतिक गुण रखता हो, है ना, फिजिकल गुण रखता हो या रासायनिक गुण रखता हो, या उसके हथालने, उपयोग, संग्रहण, परिवहन या निपटान के कारण मानव या अन्य जीवित प्राणियों को क्या हो जाए, नुकसान पहुंचे, तो ये होते हैं हजार्डस सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो हैंडल तो किया गया लेकिन उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया है, उसमें ऐसा कोई गुण है जो क्या कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है, तो वो हो जाता है परिसंकटमय पदार्थ या फिर हैजार्डस सब्सटेंस। ठीक है, और यहां पर अधिष्ठाता, ऑक्यूपायर का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्थान, ठीक है, मान लो कंपनी या कोई भी संस्था, ठीक है, उसका एक मालिक है ए, यहां पर वो क्या करता है, कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहा है, ठीक है, जो उसके अंतर्गत आती है, तो वो इस कंपनी का या इस संस्था का या इसका क्या हो जाएगा, अधिष्ठाता हो जाएगा, ऑक्यूपायर हो जाएगा। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो किसी कारखाने, परिसर के कामकाज का नियंत्रण रखता है, तो एक हिसाब से मालिक। ये हो गई परिभाषाएं खत्म। अब आते हैं हम धारा 3 के अंतर्गत, जो कि अपन पढ़कर आ चुके हैं। केंद्र सरकार, मैंने आपके लिए बस लिखा था, तो केंद्र सरकार की पर्यावरण से संबंधित संरक्षण और उसका सुधार करने के लिए उपाय करने की शक्ति दी गई है धारा 3 में। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा और मैं आपको याद करवा ही चुका हूं। यहां से प्रश्न एक ही आ सकता है,
अगर धारा में से आएगा कि कौन सी धारा में केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण उससे संबंधित उपाय करने की शक्ति दी गई है, तो 3 में ही दी गई है। देखा होगा ना आपने कि 3 के बाद वो संस्थाओं का गठन कर सकती है, अधिकारियों की आगे नियुक्ति करेगी। तो केंद्र सरकार को पूरी शक्ति दी गई है, प्रश्न आएगा और कोरिलेशन से याद करवा ही दिया। अंदर बहुत आसान है, बहुत आसान है, केवल रीड करना है। तो केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी कदम उठा सके। और क्या बोला गया है, सरकार को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकती है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय करे। कुल मिला के इस धारा में केंद्र सरकार को पूरा पावर दे दिया गया है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए जो भी जरूरी हो वो कर सके। क्लियर है बात? चलिए भैया, बहुत आसान है। क्या क्या अधिकार है, तो देखो क्या क्या कर सकती है। ये महत्वपूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास। बहुत आसान है, मतलब इसमें से अगर प्रश्न आएगा तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, या फिर आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, इसलिए अपन केवल हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आप बाकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना। राज्य सरकार और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय, मतलब राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड उपाय कर सके, शक्ति प्राप्त हो। अधिकारी तो रहते ही रहते हैं, है ना। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बना सकती है। अभी तो सरकार कितने ही सारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित या पर्यावरण को सुधार के लिए, क्योंकि ध्वनि से रिलेटेड, और अब तो आपने दिल्ली में देखा होगा कितना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, तो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चला रही है, तो ये कर सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है ना। पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक तय करना, ये भी तो देखा गया है। जैसे बोला जाता है या बोला गया है कि शहरी क्षेत्र में दोपहर में कितना नॉइस होना चाहिए, रात में कितने डेसिबल होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण में कौन कौन से प्रदूषक इतनी सीमा में होना चाहिए, उससे अगर ऊपर सीमा गई तो फिर क्या होगा, वो हवा प्रदूषित कहलाएगी। तो ऐसे स्टैंडर्ड तय किए ही जाते हैं। प्रदूषण के स्रोतों के मानक तय करना कि किस प्रकार से उन सोर्सेस से प्रदूषण निकल रहा है, तो वो भी एक स्टैंडर्ड तय कर दिया जाए तो वो प्रदूषण ना फैले, ये भी एक सीधा सीधा उपाय। उद्योग और गतिविधियों के स्थान तय करना, कैसे स्थान तय करना, आपने देखा होगा कि अधिकतर बड़े बड़े उद्योग जहां से प्रदूषण फैलने का बहुत अधिक डर रहता है, तो वो सभी के सभी शहरी क्षेत्र से बहुत बाहर बनाए जाते हैं। तो स्थान तय करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को है, तो कॉमन है। बस मैंने क्या बोला था, ये धारा याद कर लेना आप शुरुआत में, बहुत आसान हो जाएगा। और क्या अधिकार है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करना, है ना, कि कोई ब्लास्ट हो जाए। जैसे वही बात हो गई कि यही मेन कारण था जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद 86 में आए। तो ऐसे उपाय करना कि दुर्घटना ना हो पाए। खतरनाक पदार्थों को किस प्रकार से संभाला जाए, हैंडल किया जाए, हथाला जाए, उसके लिए भी नियम सरकार बना सकती है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव पदार्थ होते हैं, प्रदूषक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिनको हैंडल करना बहुत आवश्यक है और नियमों के अनुसार करना। क्योंकि अगर वो लीक हो जाए, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट, उसको हैंडल करना, हथालना बहुत आवश्यक रहता है। नहीं तो आपने भोपाल गैस त्रासदी देखी है। तो इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस को हटाना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। उत्पादन प्रक्रियाओं की जांच करना कि किसी प्लांट, किसी कंपनी में किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का उत्पादन, प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसकी प्रक्रिया स्टैंडर्ड या मानक अनुसार है या नहीं है, ठीक है। अनुसंधान और अध्ययन, कितने ही रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस और सब चीजें चल रही है कि कैसे कैसे कार्य बहुत अच्छे से पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा सके। निरीक्षण और आदेश देना, जो कि अपन आगे देखेंगे कि निरीक्षण, इंस्पेक्शन करने का अधिकार दिया गया है अधिकारियों को, नमूना जांच, वो सभी देखेंगे अपन, है ना। पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है ना। प्रश्न बता देता हूं मैं आपको, क्या आएगा कि इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत, देखो दोनों प्रश्न में कंफ्यूज मत होना, ये मैंने आपसे होमवर्क में भी अभी कमेंट में पूछा है। प्रश्न ये आएगा
इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की जो शक्ति प्राप्त है उसके तहत पर्यावरणीय प्रयोगशाला की स्थापना का अधिकार है, तो वो फिर 3(11) में आ जाएगा। ये याद रखना 3(11) में, क्योंकि ये उपाय है, उपाय के रूप में 3(11) है, लेकिन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना कौन सी धारा के तहत की जाएगी, तो वो फिर 12 है। ये कॉमन बातें याद रखना जो बच्चे कंफ्यूज कर होते ही होते हैं, और वो नियम वाले में भी आपको मैं क्लियर करूंगा आगे जब आएगा। ठीक है, जानकारी एकत्रित करना और उसको फिर क्या करना, लोगों के बीच में फैलाना। निर्देशिका और पथ प्रदर्शिकाएं, मतलब बहुत सारे मैनुअल्स रहते हैं, गाइडलाइंस रहती है, सरकार जारी करती है कंपनियों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, कि किस प्रकार से पर्यावरण को, प्रदूषण को कम किया जा सके, और जितने भी अन्य आवश्यक कार्य है वो सभी सरकार कर सकती है। तो कुल मिला के लगभग 13 से 14 ऐसे कार्य दिए गए हैं, जो 14 कार्य ऐसे दिए गए हैं जो कि उपाय करने की शक्ति केंद्र सरकार को होगी। तो अब आपको केंद्र सरकार की धारा 3 भी पता चल गई और क्या लिखा है वो भी, और 2 जरूरी नहीं है, 3 जरूर याद रखना कि कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को अधिकरण या प्राधिकरण ऑथोरिटीज का गठन करने का अधिकार है, तो वो है धारा 3(3) के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं 4। मैंने आपको क्या याद दिलाया था, केंद्र सरकार 3(3) में अधिकरण। अब केंद्र सरकार तो सब जगह घूमेगी नहीं, अधिकारियों की नियुक्ति करना बहुत आवश्यक है, तो अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कृत्य, तो 4 में आपको पता ही है। अब जब 4 में पता है आपको, तो कॉमन सेंस आपका अंदर लग जाएगा। अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। क्यों करेगी, तो इस कानून के उद्देश्यों को अगर फुलफिल करना है तो भैया अधिकारियों की तो आवश्यकता रहेगी। तो अलग अलग विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है जो केंद्र सरकार की क्या करेंगे, मदद करेंगे, है ना। अब ये अधिकारी को क्या क्या कर सकते हैं, तो जो भी अब जिस पोस्ट पे वो गए हैं उस पोस्ट से रिलेटेड काम करेंगे। एक चीज और याद रखना कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इन अधिकारियों की नियुक्ति जो 3(3) के अंतर्गत अभिकरण बनाए गए वहां पर भी इनकी नियुक्ति कर सकती है, और साथ ही साथ फिर केंद्र सरकार जो भी बात बोले, है ना, वो इनको पालन करना है। ये हो गया खत्म। चलिए भैया बात करते हैं निर्देश देने की शक्ति, बताया था मैंने आपको। तो धारा 5, केंद्र सरकार के पास क्या अधिकार है कि वह पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड क्या कर सके, निर्देश दे सके, डायरेक्शंस दे सके। ये डायरेक्शन किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, किसी भी अधिकारी को हो सकते हैं, किसी भी प्राधिकरण को हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये डायरेक्शंस को पालन करना, फॉलो करना संबंधित व्यक्ति, अधिकरण, अधिकारी के लिए क्या होगा, मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है भैया, चलिए किन मामलों में निर्देश दे सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उद्योग या प्रक्रियाओं को बंद करना, मतलब कि भैया एक ऐसी प्रोसेसिंग हो रही है किसी प्लांट में जहां से प्रदूषण फैले ही जा रहा है, तो सरकार बोल दी कि भैया इसको बंद कर दो, है ना। तो अगर कोई उद्योग, प्रक्रिया, गतिविधि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है तो सरकार क्या बोल देगी, आदेश के द्वारा कि इसको बंद कर दो। सेवाओं को रोकने का आदेश, तो सेवाओं का मतलब यहाँ पर बिजली, पानी, अन्य आवश्यक सेवाओं को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अधिकार दे सकती है ना, कि बंद कर दिया। और यहां से ये प्रश्न आ भी सकता है कि कौन कौन किस मामले में निर्देश दे सकती है। दोनों याद रखना, कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देगी, वरना एग्जाम ऐसा प्रश्न आ सकता है, ये नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, उद्योग या प्रक्रियाओं को बंद करना, सेवाओं को रोकने का निर्देश, ए और दो दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों याद रखना है। ठीक है, 5 क राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील, है ना। तो अपील मैंने 5 क में बताई थी, तो यहां पर बोला है कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 5 के तहत
अधिकारियों कर्मचारियों ये सब रहेंगे, ठीक है। वो आदेश दे दे, कोई प्रक्रिया को बंद करवा दे, कोई उद्योग को बंद करवा दे, तो उससे संबंधित व्यथित हो गया है व्यक्ति, है ना, परेशान हुआ है, तो उसको ऐसा बोला जाएगा कि आप 5 क के तहत क्या कर दो, अपील कर सकते हो। और ये अपील 5 क के तहत होगी, और कहां पर होगी, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के तहत होगी, जो 2010 के अधिनियम के द्वारा गठित किया गया है। ठीक है, बात क्लियर है। तो 3, 4, 5 तक मैंने आपको अंदर की बातें भी सीधे सीधे समझा दी, और अधिनियम और कौन सी धारा में क्या लिखा है तो ये तो आपको याद हो ही गया है। बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम, बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, है ना, धारा 6। अब देखो 25 और 6 में अंतर समझ लो आप, वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज, एग्जाम में आप गलत करके आ जाओगे। देखो धारा 25 जो मैंने आपको बताया था कि 18 के बाद 26 तक आप केवल एक धारा 25 ही ध्यान रखना है ना। 25 में क्या बोला गया है, केंद्र सरकार को इस अधिनियम के तहत, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इस एक्ट के तहत नियम बनाने की क्या है, शक्ति होगी, रूल्स बनाने की शक्ति होगी। ये 25 में बोला गया है। लेकिन 6 में क्या बोला गया है, तो 6 में पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम है, लेकिन लिखा तो यहां पर भी वही है कि केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा। अंतर क्या है कि ये जो नियम 6 बनेगा, धारा 6 के अंतर्गत जो नियम बनेंगे, वो धारा 3 में जो भी बताए गए विषय है, जो कि अपन ने लगभग कितने देखे थे, तो 14 देखे थे। तो उन पॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी नियम, कोई भी विषय के संबंध में नियम केंद्र सरकार धारा 6 के तहत बना सकती है, और इस अधिनियम से संबंधित ही कोई नियम बनाना है तो वो 25 के तहत बनेगा। क्लियर है, ये बात याद रखना है अवश्य तौर पर। ये 2-3 धारा ही बड़ी बड़ी है, बाकी तो फटफट आपके लिए काम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में क्या, सीधा 25 और 6 में अंतर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति रहेगी, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन बना सकती है, और ये नियम किससे संबंधित होंगे, या तो सभी विषय जो धारा 14 में पॉइंट्स लिखे गए हैं, या कुछ के लिए, या किसी एक के लिए भी बनाए जा सकते हैं। रूल्स किन चीजों के लिए बनाए जा सकते हैं, तो भैया वायु, जल, मृदा की गुणवत्ता के मानक, प्रदूषण की सीमा, खतरनाक पदार्थों को किसे संभाला जाए, ये सब बहुत बेसिक सी बात है ना, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने जो ऑफिशियल अधिनियम है ना, उसको बहुत आसान भाषा में कर दिया है कि आप अंदर की बातें भी पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वायु, जल, मृदा की गुणवत्ता के मानक तय करना, है ना, प्रदूषण की सीमा को तय करना, खतरनाक पदार्थों को किस प्रकार से संभाला जाए, इनसे संबंधित नियम बनाए जा सकते हैं, या तो किसी एक के लिए, या कुछ के लिए, या सभी के लिए। ये डिपेंड करेगा केंद्र सरकार पर कि क्या आवश्यक है ना। और खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल पर रोक, साथ ही साथ उद्योग के स्थान तय करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम। तो अब देखो अंदर की चीजें तो आपके लिए कितनी आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और ये भी आपके लिए आसान है, कॉमन सेंस वाली बातें रहेंगी। चलिए बात करते हैं धारा 7, उद्योग। मैंने आपको बोला था धारा 7 में केवल उद्योग याद रख लो, आपको ये सब याद हो जाएगा धारा 7 में। तो देखो क्या बोला गया, उद्योग को अगर कोई चला रहा है, ठीक है, अगर उससे संबंधित कोई प्रक्रिया संक्रियाएं कर रहा है, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, तो उसके लिए बोला गया है कि पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्तारण ना होने देना। इसका मतलब बहुत कठिन है, सीधा मतलब ये बोला गया है कि मान लो एक व्यक्ति है जो कोई उद्योग चलाता है, उद्योग से संबंधित संक्रियाओं में क्या है, संलिप्त है, मतलब कार्य कर रहा है। तो इसको बोला गया है कि पर्यावरण जो प्रदूषक है, मतलब एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स जो है, उसको इतना उत्सर्जन या एमिशन नहीं करना है, या अगर हो रहा है तो उसका निस्तारण भी पूर्ण रूप से करना है। एक मानक तय कर दिए गए, स्टैंडर्ड तय कर दिए गए। अब एक को क्या करना रहेगा, तो उसको उस स्टैंडर्ड से ऊपर कभी भी पर्यावरण प्रदूषकों को ले जाना नहीं है, वरना यह अपराध कहला जाएगा और धारा 15 के तहत शास्ति पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ एमिशन और डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड्स बाय पर्संस ऑपरेटिंग इंडस्ट्रीज, प्रोसेसेस एक्स्ट्रा।
ठीक है, तो क्या बोला गया है साथ में, एक व्यक्ति जो उद्योग से संबंधित कार्य में संलिप्त है, जुड़ा हुआ है, उसके लिए मानक तय किए गए हैं कि वो पॉल्यूटेंट्स को स्टैंडर्ड से ऊपर ना लेकर जाए, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति कोई उद्योग चलाता है या कोई प्रक्रिया या गतिविधि करता है तो उसे क्या क्या सुनिश्चित करना होगा। पहली बात तो प्रदूषण मानकों का पालन हो, है ना, जो भी स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उनसे रिलेटेड, जैसे सरकार द्वारा तय किए गए प्रदूषणों को मानकों से अधिक ना पहुंचाया जाए, जैसे धुआं हो गया, गंदा पानी, केमिकल, ये ना छोड़ा जाए जितना बोला गया है, ठीक है। अधिक प्रदूषण की अनुमति नहीं दी जाए, है ना, ताकि काम आसानी से चल सके। अगला क्या है, धारा 8, मैंने आपको बोला था परिसंकट में पदार्थों का पालन किया जाना, है ना। तो ऐसा बोला गया है धारा 8 में कि जो भी हैजार्डस सब्सटेंस है उसको इस प्रकार से हैंडल किया जाए या किस प्रकार से हथाला जाए, हैंडल किया जाए, उससे संबंधित रक्षा उपाय बताए गए हैं कि उनका आपको पालन करना है ना। तो 8 में बोला है कंप्लायंस विद प्रोसेसेस रिलेटेड सेफगार्ड्स बाय पर्सन हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंस, मतलब एक व्यक्ति ए जो कोई हजार्डस सब्सटेंस मतलब परिसंकट में बहुत खतरनाक पदार्थ को हैंडल करता है तो उसको क्या क्या रक्षा उपाय करने होंगे, ये धारा 8 में बताया गया है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी परिसंकट में पदार्थ को कब तक नहीं संभालेगा, जब तक कि, या संभालने भी नहीं देगा जब तक कि उसको जो भी निर्धारित प्रक्रिया है या सुरक्षा उपाय हैं वो उनको फॉलो न कर ले, जो कि सरकार द्वारा तय किए गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 9 क्या बोल रहा है, कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अधिकारियों को जानकारी देना। तो मैंने जानकारी से आपको याद करवाया, और जानकारी किसको देंगे, मामले प्राधिकरण और अधिकरण को। यहां पर भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। कैसे कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भैया अगर कहीं समस्याएं उत्पन्न होगी तभी तो जानकारी दोगे, है ना। तो अगर किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित घटना आ गई, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आ गया, है ना, इसके कारण वातावरण में तय मानकों से अधिक प्रदूषण फैल गया है ना, जैसे बहुत सारी चीजें हुई है। भोपाल गैस ट्रेजिडी की बात कर लो हमारे भारत में, है ना। तो क्या था, तय मानक से ऊपर पहुंच गया था और अनएक्सपेक्टेड था, है ना। तो उसकी जानकारी की बात बोली गई है। तो क्या क्या जानकारी देंगे, तो प्रदूषण को रोकने या कम करने की जिम्मेदारी, है ना, जो व्यक्ति या संस्था इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है उसे तुरंत कदम उठाने होंगे ताकि प्रदूषण को रोका जा सके या कम किए जा सके। तुरंत सूचना देना जरूरी है। किसको तुरंत सूचना देगी, जो भी सरकारी अधिकारी होंगे उनको सूचना देना आवश्यक है ना। सहयोग करना आवश्यक है। अब कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण देखा उन्होंने, है ना, चिल्लाया और ले गए, तो वहां पर सहयोग करना आवश्यक है। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ सहयोग नहीं करते, कहीं साइन नहीं करते, है ना। तो जिम्मेदार अगर आप हो, नहीं किया है तो फिर ऐसा होगा, है ना। तो इस प्रकार से आगे बात करें, सरकार और प्राधिकरणों की यहाँ पर क्या भूमिका होगी। जब जानकारी दे दी गई है तो सरकार और अधिकारी क्या करेंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे, मतलब तुरंत वहां पर पहुंचे, है ना, जो बोलते हैं स्पॉट पर पहुंचे, है ना। खर्च की वसूली, यहां पर खर्च की वसूली का मतलब समझो कि जैसे ही सरकारी एजेंसी या प्राधिकरण को प्रदूषण की सूचना मिलती है वो वहां पर जाएगा और कंट्रोल करेगा। अब मान लो कि इस कारणवश सरकार को या किसी प्राधिकरण को प्रदूषण रोकने के उपाय में कुछ खर्चा करना पड़ा है, तो भैया वो खर्च प्रदूषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था से ही क्या होगा, वसूला जाएगा। जैसे कोई भी हजार्डस सब्सटेंस लीक हो गया, अब उसको खत्म करने के लिए बहुत सारा सरकारी खर्चा हो गया है ना, तो वो उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो जिम्मेदार था, है ना। यह वसूली ब्याज सहित की जाएगी, जैसे सरकार टैक्स या अन्य बकाया राशि वसूलती है ना। उदाहरण भी दे दिया है मैंने, अगर किसी फैक्ट्री से केमिकल रिसाव हो गया है तो फैक्ट्री मालिक को तुरंत सरकारी अधिकारियों को सूचित करना होगा और रिसाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। अगर सरकारी एजेंसी को रिसाव रोकने के लिए सफाई अभियान चलाना पड़े तो उसका खर्चा कौन देगा, संबंधित व्यक्ति देगा जो जिम्मेदार है ना। चलिए बात करते हैं प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। तो प्रवेश, अब भैया जानकारी दी थी तो प्रवेश तो हो गई, से निरीक्षण तो होगा। तो एक ऐसी जगह जहां पर क्या हो चुका है, दुर्घटना हुई है या दुर्घटना नहीं भी हुई है, तो भैया जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसी जगह
प्रदूषण जो है मानकों से, तय मानकों से अधिक हो रहा है, तो अधिकारियों को किसी भी स्थान पर किसी भी समय क्या करने का अधिकार है, प्रवेश करने का अधिकार है, वहां पर निरीक्षण करने का अधिकार है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन करने का भी अधिकार दिया गया है। जैसे उदाहरण, अगर किसी फैक्ट्री में अवैध तरीके से प्रदूषण फैलाया जा रहा है तो सरकारी अधिकारी बिना किसी रोक टोक के फैक्ट्री में प्रवेश कर जाएगा, मशीन, दस्तावेज, केमिकल्स की जांच कर सकता है, जब्त कर सकता है। फैक्ट्री के मालिक को, कर्मचारियों को पूरा सहयोग करना पड़ेगा। अगर कोई अधिकारी को रोकता है या जांच में बाधा डालता है तो उसे कानूनी सजा मिल सकती है ना। तो ये सभी बातें। चलिए अब देखो, मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि अगर धाराओं को याद कर लिया कौन सी धारा में क्या है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके दिमाग में घुस गई होगी अंदर बातें कि क्या क्या था किस धारा में, वो शब्द आपने पकड़ लिया तो अंदर देखो कितना आसान हो गया। अगर आप धारा, कौन सी धारा में क्या लिखा है वो नहीं याद रखते तो फिर आपके लिए कितना कठिन हो जाता अंदर की भी बात याद रखना। तो इस लेक्चर में संपूर्ण चीजें आपको मैंने दे दी है, एक्स्ट्रा तथ्य अभी आगे करेंगे, तथ्य हो गए, कोरिलेशंस हो गए, अंदर की बातों को आसान भाषा में समझाना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्ञानदूत एकेडमी और अमित शुक्ला नोट्स पर ऐड हो जाना। जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है नीचे लिंक्स मैंने सभी के देकर रखी है, कृपया करके ऐड हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ आगे आपको बेहतरीन इसी तरीके से और इससे भी शानदार मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं हम धारा 11 की, है ना। नमूना लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण करने की जाने वाली प्रक्रिया। देखो इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, पावर टू टेक सैंपल्स एंड द प्रोसीजर्स टू बी फॉलो देयरऑन, है ना। क्या बोला गया है कि केंद्र सरकार अगर चाहे या उसके द्वारा कोई नियुक्त अधिकारी किसी क्षेत्र, किसी स्थान पर जाकर नमूना ले सकता है, नमूने की जांच कर सकता है। सीधा सीधा अधिकार दिया गया है, किसी की भी, चाहे वो वायु की हो, जल, मिट्टी, कोई अन्य पदार्थ हो, है ना। अब इनकी प्रक्रिया क्या होगी नमूना लेने की, जो सरकार नियम द्वारा तय कर दे वो, ठीक। अब जब जांच की जाएगी तो कहां भेजा जाएगा, 12 में भेजा जाएगा, पर्यावरण प्रयोगशाला, है ना। कितनी पर्यावरण प्रयोगशालाओं का गठन हो सकता है, एक या उससे ज्यादा, जितना डिपेंड है। कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। पर्यावरण प्रयोगशाला में होगा क्या, जो नमूना लिया गया है उसकी यहां पर जांच होगी तय नियमों के अनुसार, ठीक है, बहुत आसान है। 13 में अगर हम बात करें तो सरकारी एक विश्लेषक होगा जिसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के अधीन होगी। वो क्या करेगा, तो जो नमूना भेजा गया है पर्यावरणीय प्रयोगशाला में उसकी जांच करेगा, है ना। क्योंकि जांच करने के बाद तो पता चलेगा प्रदूषक थे, नहीं थे, तय मात्रा से अधिक थे, कम थे, क्या थे। वही रिपोर्ट के अनुसार तो आगे काम होगा ना, उसी रिपोर्ट के अनुसार तो आगे पेनल्टीज दी जाएगी, ठीक। बात करते हैं 14, नहीं याद करना, ये आपका आधा काम हो गया पूरा। कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे नहीं करते कमेंट, अरे कौन करे, बोल दिया तो बोल दिया, है ना। मैंने आपको बोला कि हर टीचर के लिए जो मोटिवेशन होता है वो आपके कमेंट्स ही रहते हैं। बहुत अच्छे से आपको बढ़ाया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। चलिए यहां तक हमने सब चीज़ें कर ली। अब मैंने आपको बताया था 15, 16, 17 में पेनल्टीज की बात कही गई और 15 में है किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, क्या किया जाए, उल्लंघन किया जाए तो शास्ति। तो 15 में क्या बोला गया, अधिनियम, है ना। इस एक्ट के तहत इस इनके अधीन बनाए गए कोई भी नियम हो, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी निर्देश हो, है ना, उसका अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए पेनल्टी है। और पेनल्टी आप इस प्रकार से देखो, याद रखना 51, ठीक है, 51 के बाद आप याद रखो 5000 और 7, ऐसे याद रख लोगे ना तो आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो 51, 5000 और 7, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनदेखे में ही जो भी है ना, तो अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के नियम, आदेश या निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसको सजा मिलेगी। कैसी सजा, 51 का मतलब यहां पर क्या है, 5 लाख रुपए, सॉरी 5 साल, वही तो 5 साल, है ना, 5 साल तक की सजा, या फिर देखो या लिखा है यहां पर और नहीं लिखा है ना, या का मतलब या तो ये या तो ये,
5 साल तक की सजा या 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों। अब वो डिपेंड करता है कि अपराध या फिर आदेश का उल्लंघन कैसे किया गया है। ठीक है, तो अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो पहली बार में 5 साल तक का जुर्माना या 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक, अगर यह अपराध जो है उल्लंघन या असफलता जो है ना, ये यहां पर अगर यह उल्लंघन लगातार जारी रहता है ना, कि भैया ये तो हो गया 5 साल या 1 लाख या दोनों में से किसी सजा भी मिल गई, लेकिन वो उल्लंघन फिर से कर दिया गया, बार बार जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन जितने दिन तक उल्लंघन किया है 5,000 रुपए प्रत्येक दिन तक जुर्माना मिलेगा, उसको लगेगा उस पर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब ऐसा उल्लंघन 1 साल, यहां पर याद रखना 1 साल बाद भी जारी रहता है तो फिर 7 साल तक की सजा हो सकती है। यहां पर 7 साल अधिकतम है, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ये है पेनल्टी। तो रिपीट करता हूं, कोई व्यक्ति है ना, किसी के भी द्वारा अगर आदेश, नियम, अधिनियम उल्लंघन होता है तो शास्ति पेनल्टी दी जाएगी। पहली बार में 5 साल या 1 लाख या जुर्माना, अगर जारी रहता है लगातार 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 तो प्रत्येक दिन के लिए 5,000 के हिसाब से, और 1 साल बाद तक भी जारी रहता है तो 7 साल खत्म हो गया। बहुत आसान। अब यहां पर बात करते हैं कंपनियों द्वारा अपराध। देखो यहां पर कहीं भी ऐसा सजा का प्रावधान नहीं लिखा हुआ है कि इतनी सजा मिलेगी, इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो गया है। कंपनियों द्वारा अपराध का मतलब क्या है कि कोई एक कंपनी है, कोई एक प्लांट है जिसने पर्यावरण से संरक्षण, पर्यावरण से संबंधित कोई अपराध कर दिया है, मानक तय से ऊपर काम किया है, आदेश निदेश का पालन नहीं किया है, कुछ भी किया है, तो भैया क्या होगा, तो वो कंपनी अपराधी मानी जाएगी, उस पर पेनल्टी लगेगी, शास्ति लगेगी। वो डिपेंड करेगा कैसे लगनी है, यहां पर कोई बात नहीं बोली गई है, पहली चीज है ना। लेकिन यहां पर कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना, कॉमन सेंस वाली है। देखो क्या बोला है, यदि कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उस कंपनी का संचालन करने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है, मतलब जो मालिक होगा, है ना, उसको क्या माना जाएगा, जिम्मेदार माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी का खुद मालिक है, ऑनर है, और उसका एक मैनेजर भी है, तो जो जिम्मेदार है प्लस जो ऑनर है, दोनों को क्या मान लिया जाएगा, अपराधी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के अभाव में हुआ है ना, और उसने रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया है, तो जो दंड है वो कम किया जा सकता है। लेकिन प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है, कोशिश की गई थी लेकिन हाथ से निकल गई चीजें, तो फिर सजा रोक सकती है। मतलब सीधी सी बात है, उसको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। अगर सही लगती है तो कम किया जा सकता है या नहीं भी दिया जाए, और अगर लगता है कि नहीं झूठ बोला है तो फिर तो दिया ही जाएगा, है ना। यदि अपराध किसी निदेशक, डायरेक्टर, प्रबंधक, मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी या किसी भी अधिकारी की सहमति, अनुमति या लापरवाही से हुआ है तो उसे भी फिर दोषी मान लिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना। स्पष्टीकरण में बता दूं, कंपनी के अंतर्गत कोई भी बॉडी हो, जैसे कंपनी, फर्म, संगठन, कोई भी हो, सब आ जाएंगे, है ना। निदेशक में कोई भी आ जाएगा, जो उसका भागीदार, मालिक, शेयर ओनर, सब जो भी है वो सब आ जाएगा। ठीक है, संक्षेप में सीधी सी बात क्या है कि अगर किसी कंपनी द्वारा अपराध किया गया है तो उसके मालिक, जो भी उससे जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो बता देता है तो सजा कम या नहीं भी मिले, डिपेंड करता है जो भी भागीदार होगा उसमें। यहां पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है इतनी सजा, ये बात ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं सरकारी विभागों द्वारा अपराध। अब स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस लगाना यहां पर, है ना, ऐसी जगह कॉमन सेंस लगते हैं। अगर किसी कंपनी द्वारा, देखो यहां पर अपराध, यहां पर सजा का प्रावधान नहीं दिया है, कितनी सजा, कितनी पेनल्टी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगी नहीं, अलग अधिनियम, अलग नियम के तहत मिलेगी, जो आपको आगे समझ में आएगा, है ना। तो कुछ लिखा नहीं है मतलब ऐसा नहीं, मिलेगी, जरूर मिलेगी, है ना। सरकारी विभाग के द्वारा अपराध, तो सरकारी विभाग के अंतर्गत मतलब कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई संस्था पूरी तरह से संलिप्त थी, उसको पता था कि अपराध हो रहा है, ऐसे प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं, प्रदूषक फैलाए जा रहे हैं, समस्याएं हो रही है और कोई दुर्घटना हो गई, पता चलता है, तो वो सरकारी विभाग से संबंधित उस सरकारी विभाग का जो मुखिया होगा,
हेड होगा वो जिम्मेदार माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा, और उससे संबंधित जो भी व्यक्ति उसमें संलिप्त होगा वो भी अपराधी माना जाएगा। लेकिन फिर से यही वही बात होगी कि जो जो भी इसमें शामिल होगा उसको मौका दिया जाएगा, साबित कर दे तो कम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और झूठ है तो फिर होगी। यहां पर भी किसी तरीके से कोई सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है। ये बात आपको आगे समझ में आएगी क्यों। तो जब कंपनी, कॉमन सेंस क्या था, जब कंपनी के लिए यहाँ पर सजा पेनल्टी नहीं लिखी तो इनके लिए सरकारी लोग तो बचे ही रहेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी हर अधिनियम में प्रावधान रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 18, सद्भावना पूर्वक की गई इस कार्रवाई के लिए संरक्षण। देखो ये हर अधिनियम में कॉमन रहता है, सॉरी, अब देखो अब जितनी भी बातें आएंगी है ना, जितना भी मैंने आपको बताया था 7 से 17 खत्म हो गया है, यहां पर लगभग 18 से 26 प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है। मतलब इसमें जो भी बातें अधिनियम में लिखी है इन धाराओं में, यहां से 99.9% बातें हर अधिनियम में कॉमन रहती है। मतलब हर अधिनियम में आपको मिलेगी, बस उनकी धाराओं के नंबर बदल जाते हैं। उनमें से एक ये है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई अधिकारी, कर्मचारी या ये देखो ये जो धारा है ना, ये मुख्य रूप से सरकार को, सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, प्राधिकरण को, ऑथोरिटीज को बचाव के लिए रहती है। तो इसमें सीधा सीधा बात लिख दी गई है कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई संस्था, सरकार, प्राधिकरण, कोई अगर कुछ ऐसा कार्य करता है जो उसकी मंशा नहीं थी गलत के लिए, सद्भावना उस मतलब अच्छे मन से, अच्छे भाव से की गई थी, तो उसके ऊपर कोई अपराध नहीं, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जाएगा और उसको संरक्षण प्राप्त रहेगा। यही बात बोली है ना। तो अगर किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, प्राधिकरण ने इस अधिनियम के तहत नियमों या आदेशों के निर्देशों का पालन करते हुए ईमानदारी से कोई कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी मामला नहीं चलाया जाएगा, मतलब किया जा सकता है। अब ऐसी चीजों का फायदा फिर करप्ट लोग उठाते भी हैं। ठीक है, अपराधों का संज्ञान 19 ये क्या बोल रहा है, तो कोई भी न्यायालय, बहुत छोटी सी बात यहां पर संक्षेप भी याद रख लो कि किसी भी अपराध पर कोर्ट सीधे सीधे संज्ञान नहीं ले सकती है। मतलब समझो कि न्यायालय के पास ये भी जो एक पावर रहती है कि कोई न्यूज में कुछ ऐसी बात पता चली तो वो खुद से संज्ञान ले सकती है, अपने पास उस मामले को जांच के लिए बुला सकती है। तो इससे भी छूट दी गई है इस अधिनियम के तहत। ये बोला गया है कि किसी भी अपराध पर कोर्ट सीधे सुनवाई नहीं कर सकता, मतलब सीधे अपने संज्ञान में नहीं ले सकता। कब ले सकता है, या तो शिकायत सरकार की तरफ से हो या कोई अधिकृत व्यक्ति द्वारा उचित प्रक्रिया अगर करता है तो ही न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, अन्यथा नहीं। तो केंद्र सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या संस्था, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसने इस अपराध की शिकायत करने से पहले सरकार या अधिकृत अधिकारी को कम से कम 60 दिन पहले सूचना दी है तो वो क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है न्यायालय में। मतलब न्यायालय खुद से संज्ञान नहीं ले सकती कि इसकी जांच हम करेंगे। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 21 क्या बोल रही है, धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। ये तो आप सब में कॉमन है। आप तो सीधी बात याद रखो, कोई भी अधिनियम के तहत कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर नियुक्त किए जाते हैं तो वो लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। और वो किसके तहत माने जाते हैं, वो माने जाते हैं धारा 21 के तहत, है ना। और धारा 21 किसकी, तो आईपीसी की धारा 21, है ना। तो इस 21 में लोक सेवक माने जा रहे हैं, लेकिन लोक सेवक की परिभाषा दी गई है आईपीसी की धारा 21। ये हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन, मतलब हर अधिनियम में। जैसे आप मान लो एक अधिकारी हो, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कोई वैकेंसी है या अधिकारी बन गए तो आप पब्लिक सर्वेंट माने जाओगे आईपीसी की धारा 21 के तहत, है ना। तो इस सब में कॉमन रहता है, यहां से प्रश्न नहीं आता है। अधिकारिता का वर्जन बोल दिया गया है धारा 22 में, नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा, है ना। इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी अधिकारी या किसी प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्य, आदेश या निर्देश के खिलाफ कोई भी सिविल न्यायालय मुकदमा या कार्रवाई नहीं कर सकेगा। यानी इस कानून के लिए अंतर्गत जो भी निर्णय लिए हैं उस पर सिविल कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा।
है ना, मतलब उसकी अधिकारिता से बाहर ही रहेगा। तो न्यायालय का संज्ञान खुद से भी नहीं हो सकता और कुछ तो कर ही नहीं सकता, है ना। तो धारा में जो 22 है उसमें अधिकारिता का वर्जन दे दिया गया है, यहां से प्रश्न नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अन्य विधियों का प्रभाव धारा 24 के तहत। ये इसको थोड़ा सा समझ लो, ये आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको 14 और 15 में बताया था, 14 15 नहीं 16 और 17 में बताया था, अपराध की सजा नहीं लिखी गई थी। तो देखो क्या बोला है, अन्य विधियों का प्रभाव, मतलब कि मान लो कि पर्यावरण से संबंधित अन्य नियम भी बने हैं, कोई और अधिनियम भी बने हैं, उसका इस अधिनियम पर क्या प्रभाव होगा, या इस अधिनियम का अन्य नियमों पर अधिनियमों पर क्या प्रभाव होगा, ये बोला गया है। तो क्या बोल रहा है कि इस ये सब आप छोड़ दो, आप इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम या आदेश जो भी है इस अधिनियम के बनाए गए हैं, कोई भी अन्य अधिनियम के प्रावधानों से अगर असंगत हो तो भी यह अधिनियम और इसके नियम या आदेश प्रभावी रहेंगे। मतलब कि इस अन्य कानून में टकराव हो तो इस अधिनियम की बात मानी जाएगी। जैसे एक अधिनियम है जो कि 1986 वाला अपन पढ़ ही रहे हैं, इस अधिनियम के तहत कोई नियम बनाया गया है, उसी से रिलेटेड एक कोई अन्य नियम भी है, अधिनियम है, दोनों में कुछ बातों से संबंधित टकराव हो रहा है ना, मतलब ऑपोजिट बात हो रही है, तो भी इस अधिनियम की बात मानी जाएगी, सीधी सी बात। दूसरी बात, जहां किसी कार्य या लोप या ऐसे अपराध बनता है जो इस अधिनियम के तहत और किसी अन्य अधिनियम दोनों के अंतर्गत अपराध माना गया है। फॉर एग्जाम्पल धारा 15 की धारा 16 का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। धारा 16 में बोला गया है कंपनियों द्वारा किया गया अपराध, मान लो कि वो सही पाया जाता है, ठीक है, और वही अपराध किसी अन्य अधिनियम में भी परिभाषित किया गया है। अब यहां पर तो क्या दंड दिया गया है ये नहीं लिखा गया है, तो यहां पर ये बोला गया है कि ऐसा अपराध जो इस अधिनियम के तहत भी अपराध है और किसी अन्य अधिनियम के तहत भी अपराध है, तो उसकी सजा किस अधिनियम के तहत दी जाएगी, तो दूसरे अधिनियम के तहत दी जाएगी, ना कि इस अधिनियम के तहत। सीधी सीधी बात यहां पर ये बोली गई है, तो पढ़ के देख लो, जहां किस कार्य या लोप से ऐसा अपराध बनता है जो इस अधिनियम और किसी अन्य अधिनियम दोनों के अंतर्गत अपराध माना गया है, तो ऐसे अपराधी को केवल एक बार दंडित किया जाएगा, लेकिन वो दंड कहां होना चाहिए, इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा बल्कि अन्य अधिनियम के तहत दिया जाएगा। यहां पर लोप का मतलब क्या है ना, जहां किसी कार्य, तो कोई कार्य तो ठीक है, लोप का मतलब ओमिशन हो सकता है, कोई ऐसी बात इस अधिनियम में पहले लिखी गई थी लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, लोप हो गया है, ओमिशन हो गया है, फिर वो अपराध घटित होता है, तो फिर क्या करें, तो अन्य अधिनियम के तहत दिया जाएगा। धारा 25 बोलता है नियम बनाने की शक्ति, तो मैंने आपको बता ही दिया है। केंद्र, यहां से दो प्रश्न आते हैं बस, कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, तो 25 के तहत है, और 25 के तहत किसको नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार को, बात खत्म। अब जो भी नियम बनेंगे वो 26 के अधीन बोल दिए गए हैं, क्या, तो 25 के अधीन केंद्र सरकार जो भी नियम बनाएगी इस अधिनियम के तहत, उसको संसद, क्योंकि केंद्र सरकार बना रही है तो संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा के पास कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए रखा जाएगा, ताकि उस पर विचार विमर्श हो सके, सही गलत सब चीजें देख सके। अब आपको पता है कि संसद के सत्र चलते हैं, है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र और इस प्रकार से सत्र चलते हैं, तो ऐसा बोला गया है। ये 30 दिन की काउंटिंग कैसे की जा सकती है, या तो एक ही सत्र में रख दिया जाए, या एक से अधिक या दो या अधिक सत्रों में भी इसको रखा जा सकता है, और इस प्रकार से होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की समाप्ति। अब मुझे पता नहीं है कि कितनी देर हो चुकी है ना, बट अब एक बात, मैंने आपको यहां पर क्या क्या क्लियर करा है, तो पूरे तथ्य, पूरी धाराएं, पूरे अनुच्छेद, पूरे चैप्टर्स, एक एक डेट कंप्लीट करवा दिया। इसके अलावा जो तथ्य आने चाहिए वो याद करवा दिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत जो कठिन कठिन शब्द थे उनको समझा दिया, पेनल्टी समझा दी, पूरी आसान भाषा में आपको दे दिया, हिंदी इंग्लिश वर्ड शब्दों के साथ टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में यूज करके दे दिया, है ना, और हिंदी इंग्लिश पीडीएफ भी आपको सेपरेटली टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएगी। तो इस प्रकार से यह अधिनियम होता है समाप्त। कमेंट
करके ज़रूर बताइएगा जो मैंने आपको कार्य दिया था वो, और कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे इसी प्रकार के कठिन विषयों से आप वंचित ना रहे, क्योंकि यहाँ पर आपका सर्च जो है खत्म हो जाएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।